100% क्लियर हुआ? पक्का? अब गिवन दिस हम तुमको अब नेक्स्ट बताने वाले डीटी और आईडीटी क्या अप्रोच पे चलता है। अब इधर देखो, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तुम, पक्का तुम आए यहां पे पढ़ने के लिए, घर में तो ऐसा बोल के आए? नहीं, ये बात पे तो देखो सीए स्टूडेंट सीएमए स्टूडेंट चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, यश का हम 1-2 बार पकड़ा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ चले जाता था और घर पे बोल के जाता था क्लास जा रहे हैं, और शाम का क्लास में तो तुम्हारे लिए आइडियल है, घर में बोल दो क्लास है और पता नहीं कहाँ चले जाओ। अगर जाओ तो मेरे को इन्फॉर्म करके जाना कि कभी क्रॉस चेक हो तो एटलीस्ट हम तुम्हारा कवर कर सके, वरना तुम तो फंसोगे, साथ में हम भी आ जाएगा लपेटे में। यही आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना? तो बस ऐसा सीक्रेसी। सुनो इधर, तो तुम इधर आए पढ़ने के लिए, और मेरा अजम्पशन है, आई एम गुड विद दिस अजम्पशन, मान के रखना मेरे को कि तुम फीस पेमेंट करके आए होगे, इसीलिए हम शुरू में बोला था ना, आई होप ये एक ट्रांजैक्शन था, करेक्ट? तो अब तुम फीस पेमेंट करके आए, एकदम सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लेते हैं, सपोज 5000, तो यहां पे तुम 5000 मेरे को पेमेंट किया, ठीक है? छोड़ो यार इसको, यहां पे तुम मेरे को 5000 पेमेंट किया, दिस वाज द नियरेस्ट जो अवेलेबल था, इसको छोड़ दो। 5000 तुमने पेमेंट किया, किस चीज के लिए? बोलो, अभी तक तो पता नहीं, देखते हैं आगे। ज्ञान, ठीक है? फिलहाल जीएसटी के लिए। हाँ यस सर, फुल सेल ऑफ बॉन्ड, बिल्कुल सेल ऑफ बॉन्ड्स कैपिटल रिसीट्स है। क्या हुआ? छोड़ो, जो भी है, ठीक है। तो 5000 तुमने पेमेंट किया, और इन रिटर्न फॉर क्लासेस, जो इधर अभी सर्विस ऑफर हो रहा है, समझ आया? क्लास जो लेक्चर अपने ले रहे हैं उसके लिए 5000 का पेमेंट आया। अब समझ के देखो, 5000 तुम दिए, मेरे पॉकेट में जा रहा है, करेक्ट? तुमको तो दुख एक है ही, वो साइड कर दो, ठीक है? तुमसे बड़ा दुख किसको मालूम है? ये राइट साइड में एक चोर दिख रहा है, वो अज्यूम करना ये चोर कौन है, तुम लास्ट में रिलेट कर लोगे, ठीक है? पर फिलहाल के लिए इसको चोर रहने दो, फिलहाल के लिए इसको चोर रहने दो। इसका नजर पड़ा किस पे? बोलो, तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर? जिधर पैसा आएगा वहीं पे नजर पड़ेगा। तुम तो पैसा दे रहे हो, तो तुम पे तो तरस खा के छोड़ देगा, अभी तो पैसा दे के आया, करेक्ट? और इसको भी पता है तुम निजी जीवन में कैसा स्ट्रगल कर रहे हो डेली एक्सपेंसेस मीट करने में, तो बजटिंग करना पड़ता है ना, दो का खर्चा जो मेंटेन करना नहीं। सुनो इधर, तो अब ये 5000 तुम बोलो मेरे पॉकेट में रखने देगा? पॉकेट में रखने देगा? पहले आ जाएगा आंख लगा के और बोलेगा कि कुछ पोर्शन तो इसमें मेरा बनता है, करेक्ट? और हम बोलेंगे किस बात का? किस बात का? बोलेंगे सांस लेने का, बोलेंगे सांस लेने का। ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन है मेरे पास। वो बोलेगा एक काम करना, ये 5000 में से ना 18% कितना होता है? 900 रुपया मेरे को चाहिए, 900 रुपया मेरे को चाहिए, ठीक है? मेरे पास कोई ऑप्शन बचा? कोई भी तरीके का ऑप्शन बचा नहीं, तब रो धो के देना ही पड़ा, लॉ का झटका लग गया था, टैक्स पेइंग सिटीजन बनना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। बचा कितना? दर्द तुम समझ रहे हो ना, समझ में आ रहे? तो 4100, करेक्ट? लेकिन अब ये चोर आया, 900 रुपया मेरे से ले गया, लेकिन मेरा तो सोचा होता ना 500 रुपया फीस का है, क्योंकि इतना सारा खर्चा भी है और भी खर्चा है, तो 5000 तो उसमें कवर हो रहा था। अब अचानक से 18% कहीं और चला गया, बचा 4100। तुम सोचो मैं, हम क्या करेगा इस केस में? क्या करेंगे? तुमसे रिकवर करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा? $5,900। अभी तुम्हारे ऊपर झटका कितना पड़ेगा? 5,900। अल्टीमेटली तुमको 5,900 पे करना होगा। मेरे पास पॉकेट में आया कितना?
5,000 प्लस 900 आया, एक बार 900, लेकिन वो पॉकेट में गया नहीं है, बीच रास्ते में कौन ले गया? ये चोर। तो अल्टीमेटली फिर पॉकेट में कितना आया? जो आना चाहिए था, जो मेरा सोचा समझा हुआ चीज था। बात समझ आया? बात समझ आया? इसी पूरे चीज को हम लोग जीएसटी का नाम देते हैं, और बेटर बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देते हैं। बोलो कैसे? वाह, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देते हैं। बोलो कैसे? वो चोर रिकवर किससे किया पैसा? मेरे से। उसको लगा कि वो मेरे से रिकवर कर रहा है, उसको लगने दो, लेकिन हम इसका चूना किस पे लगाया? तुम लोग पे। मस्त तुम लोग गाली दे रहे हो ना मन में, नहीं? बट इसका चूना किस पे लगा? तुम्हारे ऊपर। तो यानी इफेक्टिवली क्या हम सिर्फ एक एजेंट की तरह काम किया? तो उसको भी खुश रख दिया और तुमको पता भी नहीं चला तुम्हारे ऊपर ये बर्डन पास हो चुका है। तुमको थोड़ी पता, तुमको लगा फीस 5,900 ही था। हाँ, इनवॉइस पे रहेगा, बट अल्टीमेटली तुम्हारे लिए फीस क्या बन गया? 5,900। वो तुमसे लिया 900 रुपया, उधर चले गया 5,000 मेरे पॉकेट में। क्या मेरे को इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हुआ? मेरा सोचा हुआ तो फीस वही था ना, 5,000 ही अपने सोचे थे, 900 जो वो एक्स्ट्रा डाला वो पास कर दिया। क्लियर हुआ? दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। बोलने का मतलब लॉ लगा किस पे? ये चोर आके लॉ लगाया किस पे? गन पॉइंट किस पे था? मेरे ऊपर था ना। तुमसे कभी मिला था क्या वो? नहीं, गन पॉइंट मेरे ऊपर था। तो हम बोले ठीक है 900 रुपए डर के तो उसको दे दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? तुमसे रिकवर किया गया। तो अल्टीमेटली कटा किसका? प्यार से बोलो। तुम्हारा। करेक्ट, तुम्हारा। तो चूना तुम्हारे ऊपर लगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं बर्डन पास्ड ऑन। लॉ का एप्लीकेबिलिटी मेरे ऊपर आया, लेकिन सिर्फ लॉ को कंप्लाई जरूर किया, बट अल्टीमेटली द बर्डन हैज बीन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। यानी जीएसटी का लॉ कंप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मेरा या तुम्हारा? मेरा। बट अल्टीमेटली उसके वजह से जो नुकसान हुआ वो किसको हुआ? तुमको। ठीक है, ये स्कैम है। हाँ, मतलब आइडियली दिस इज द केस, बट कुछ तुमको नुकसान नहीं हुआ है, हम बाद में बताएगा कैसे, पर अभी के लिए यही सुनो। ठीक है, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? तुम्हारा। क्लियर हुआ? पक्का? अब एक बार जर्नल एंट्री से इस बात को प्रूफ करेगा कैसे? तुम देखो, पूरा एक एक चीज हम लोग क्लियर कट कॉन्सेप्ट एकदम पूरा समझते हुए। तुम बोलो तुम्हारे बुक्स में लेट से अगर अकाउंट्स बनाए तो तुम्हारे बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज बोल लो या सर्विसेज, कुछ भी बोल लो, बेसिकली ट्यूशन फीस डेबिट टू बैंक, यही होगा तुम्हारे लिए। कितने का? 5,900। सिंपल हिसाब। क्या ये 900 का कोई अलग ट्रीटमेंट होने वाला है तुम्हारे बुक्स में? बिल्कुल भी नहीं, कोई हालत ही अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सिंपल सा ये केस है तुम्हारे लिए। क्लियर हो रहा है यहां पे? अब जब मेरे पास आया तो बोलो मेरे बुक्स में एंट्रीज क्या पास होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो कितना? 5,900। फिर टू सेल्स या रेवेन्यू कितना? 5,000। टू, अभी बैलेंस नहीं हुआ ना, क्लियर? तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा। टू, ज्यादा मेरा अकाउंट स्ट्रेस मत कर लेना। टू जीएसटी लाइबिलिटी बोल सकते हैं क्या? इसको हम लाइबिलिटी बोल सकते हैं। मेरा कलेक्ट करके बैठ गए, बट क्या ये मेरा पैसा है? नहीं, गवर्नमेंट को देने का है। तो टू जीएसटी लाइबिलिटी। तो ये कलेक्ट तो मेरे को करना पड़ा। क्या तुमको जीएसटी का कोई अलग एंट्री पास करना है? बिल्कुल भी नहीं, कलेक्ट तो मेरे को ही करना पड़ा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस। किस पे था? मेरे ऊपर। इंसिडेंस बोलने का मतलब लॉ का एप्लीकेबिलिटी। कंप्लाई किसको करना है? क्या जीएसटी का रिटर्न तुम फाइल करेगा? कोई सीन ही नहीं है। रिटर्न भी मेरे को फाइल करना है, पेमेंट भी मेरे को करना है, ए टू जेड कंप्लायंस किसको करना है? मेरे को करना है। अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो गवर्नमेंट पकड़ेगा किसको? मेरे को या तुमको? मेरे को। तो इंसिडेंस मेरे ऊपर है, यानी कंप्लायंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। बट डाटा किसका?
और इसका इम्पैक्ट पास किसको कर दिया गया, इम्पैक्ट या बोले तो बर्डन किसके ऊपर गया, छोटे छोटे तुम लोग के ऊपर। बात समझ आया? ये था पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर। क्लियर है? इस पे आगे और बिल्ड करते रहेंगे, बट ये बेसिक है, ये सब बेसिक है जो तुम्हारा बहुत बार रेफरेंस में आएगा ये ट्रांजैक्शन, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझते हुए चलना। 5,900 आया, बट 900 रुपया मेरे, हम बस एक सेफ कीपिंग कर रहा था। अल्टीमेटली मेरे को वो 900 रुपया गवर्नमेंट को दे देना होगा, और 5,000 इज माई इनकम, वो मेरे पॉकेट में, वो मेरा हिस्सा है। डन है? अब ये चोर का फितरत तो देखो तुम, इसको भी कुछ टाइम लगा, लेकिन ये समझ में आया कि ये खेल रहा है। उसको वो पहले तो खुश हो रहा था कि हाँ 900 रुपए एक एक जन से चोरी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये समझ में आने लगा कि जो 900 रुपए हम इससे वसूल रहे, अल्टीमेटली तुम बेचारे कस्टमर पे जा रहा है। अपने आप को इतना बेचारा मत बोलना, हमको भी कहीं कस्टमर बनना पड़ता है, समझ रहा है ना? हाँ, तो बस ये एग्जाम्पल में आ रहा है। क्लियर? तो अल्टीमेटली किसको पास हो रहा है? कंज्यूमर्स को पास हो रहा है। ये बात ये समझ गया, लेना देना होना नहीं चाहिए था इसको, उसको 900 रुपए से मतलब था, मिल गया। नहीं, अभी उसको ये दिक्कत है कि नहीं तुम कमा रहे हो, तुमने उसको पास कर दिया, तो अब इसको दिक्कत क्या हुआ तुम बता सकते हैं? दिक्कत क्या हुआ? 900 रुपया मिला, उससे खुश नहीं है। अब इसको दूसरा दिक्कत ये आया कि तुम्हारे जेब से 900 रुपया नहीं गया, ये दिक्कत आया। तो अपने कुछ कर सकते हैं इस केस में, ठीक है भाई, और ले ले, क्या करेगा? समझ आ रहा है? यहां पे आया इनकम टैक्स। कैसे? देखो, यहां पे आया इनकम टैक्स। अब तुम बनाओ मेरा पीएल। अब तुम बनाओ मेरा पीएल, बोलो क्या होगा इस पीएल में? बनाओ बनाओ। बाय सेल्स कितना? 5,000। जीएसटी कहां जाएगा? लाइबिलिटी था, तो यहां पे आने का कोई क्वेश्चन है नहीं। अच्छा इधर ही बोल दो जीएसटी का एंट्री क्या होगा? ये जीएसटी का एंट्री क्या होगा मेरे बुक्स में? जीएसटी लाइबिलिटी सेट ऑफ करना पड़ेगा ना, तो लाइबिलिटी खत्म करना होगा, तो 900 रुपए हम लोग खत्म करेंगे कैसे? गवर्नमेंट को पे करके। तो बैंक में आया था 5,900 का पेमेंट हो गया, लेफ्ट विथ 5,000। बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज पड़ा है, सेल्स में अपने पास आया 5,000। टैलीड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहीं कोई दिक्कत? परफेक्ट। अब ये 5,000 पे गवर्नमेंट का नजर आया, बोलो क्यों? उसका प्रॉब्लम ये था कि 900 रुपया मेरे पॉकेट से क्यों नहीं गया। सोचे तो अपने पहले भी 5,000 थे, और वो बीच में जीएसटी डाला, फिर भी बचा 5,000 ही। यानी अब उसको लगने लगा ना कि कटा उसका भी। 900 रुपया मिल गया था, बट चैन तो था ही नहीं ना। अब उसको खुन्नस ये था कि ये इंसान 900 रुपया क्यों नहीं दिया। तो अब वो आके मेरे को बोला अब हमको इस 5,000 में से भी टैक्स चाहिए। बट अगर वो इस 5,000 में से टैक्स देने लगा तो प्रॉब्लम ये होगा, क्योंकि इस 5,000 में तो सारा खर्चा भी जुड़ा हुआ है, तो पहले वो खर्चा भी दे, फिर ले कुछ अगर लेना है ना। तो फिर वो बोला कि चल ठीक है, तुम अपना खर्चा माइनस कर ले। क्या खर्चा लगा होगा? बुक्स, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, 1,000 तो खर्चा, ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? अब मैं सब काम सही करते हैं, ये तुम अज्यूम कर लो, ठीक है, आज से लेके लास्ट क्लास तक। हाँ ठीक है, कितना खर्चा लगा? 500 बोलता है बेशरम आदमी। 2,000 रुपया खर्चा है। 2,000 रुपया है खर्चा भाई, 2,000 रुपया। अच्छी वाला खर्चा 40% एक्सपेंसेस, 2,000 रुपीज कॉस्ट है। ठीक, कितना कलर बुक वलर बुक तुम क्या जानो, ठीक है। 2,000 रुपया खर्चा है। तुम अभी भी यकीन नहीं कर रहे, बट इस चीज में हम सच्ची बोल रहे हैं, मत मानो।
तो बोलो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कितना 4,800, 2,003 जीरो है भाई, जीरो एंड में वैल्यू रखता है। अच्छा ठीक है, जो भी प्रॉफिट 3,000, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। अब क्या वो इधर नजर गाड़ सकता है? नहीं, तो वो बोलेगा चल ठीक है, इससे तो मेरे को चाहिए टैक्स, इससे तो इधर अपने ना चले थे 3,000 रुपया, तो बचा, कुछ तो बचा नहीं, ये आया बीच में, बोलो क्या करेगा? इनकम टैक्स लेके जाएगा, कितना? एमएमआर कितना है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। राउंड ऑफ ये कर लेते हैं, जितना मेरे को ध्यान है 42.74 है, 42.74 जो मेरे को पता है जितना, बाकी तुमको ज्यादा पता है, ठीक है? तो नियर अबाउट 43% पे वो टैक्स ले जाएगा। बोलो कितना बचा, कितना टैक्स दिया? इसको 40 कर लेते हैं, एन बनेगा 1,200 रुपया गया इसमें से, बचा कितना? 1,800 रुपया, चिल्लड़ कुछ बच गया, लिए थे खुश होके 5,000 रुपया, सबसे पहले वो 900 रुपया उधर फटका लगाया, बट वो तो चल ठीक है अपने तिगड़म बिठा के पास कर दिए, फिर भी 5,000 बचा, खर्चा महीने से 2,000 रुपया बचा, तो 3,000 उसमें भी वो, और इस बार वो बड़ा फटका लगाया और इस बार वो ले गया 1,200 रुपया, लेफ्ट विथ पीनट्स 1,800 रुपीज ओनली, करेक्ट? तो ये अल्टीमेटली मेरा क्या बचा? अच्छा नहीं लग रहा ना बोलते हुए? नहीं अच्छा लग रहा ना? यही है, देख लो, दिस इज ट्रू रियलिटी, जो तुम समझते हो वो नहीं। तो ये क्या बचा? इनकम आफ्टर टैक्सेस। अल्टीमेटली अगर हम बात करें मेरा सेविंग्स कितना हुआ, कितना हुआ मेरा सेविंग्स? 3,000, 5,000 या 1,800? 1,800। तो अगर हम बात करें अपने घर में तिजोरी होता देखा है, मतलब बड़ा बड़ा गोदरेज का लोहा वाला तिजोरी देखा है, अगर मेरे को उसमें जाके रुपया रखना है तो कितना रख सकते हैं? 1,800 रुपीज। तो ये 1,800, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मालूम है? तिजोरी टैक्स, जिसको तुम्हारा इनकम टैक्स का अब वो नाम पड़ा है, इनिशिएट हुआ था वो तिजोरी टैक्स से। जीएसटी बना था बिजनेस टैक्स, जो अब वो इवॉल्व हो के जीएसटी का नाम दिया गया। वो इंट्रोड्यूस हुआ था बिजनेस टैक्स से, कोई आ रहा है बिजनेस कर रहा है टैक्स लगाएंगे, बिजनेस टैक्स। ये था, हम 3,000 रुपया जाके रखने वाला था अपने तिजोरी में, तो उसका चोर का नजर वहां पे था, तो वो लेके गया तिजोरी टैक्स, जो अब बना इनकम टैक्स। क्लियर हुआ पूरा फंडा? और ये इनकम टैक्स पे मेरे पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है, लॉ भी मेरे ऊपर ही लगा। क्या मेरा इनकम टैक्स रिटर्न तुम फाइल करेगा? नहीं, मेरे को ही करना है। पेमेंट कौन करेगा? हम ही करेगा। और इसका फटका किसको लगा? अभी अभी तुमने देखा, किसके पीएल में हिट लिया? ये मेरे पीएल में हिट लिया। तो इसीलिए इसका इंपैक्ट मेरा, सॉरी, सबसे पहले इंसिडेंस तो मेरा है ही, लॉ तो अपने पे ही लगा, साथ में इंपैक्ट। इधर आओ, बुक में देखो, एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा स्ट्रेट, हम तुमको बता देता है डिफरेंस बिटवीन डीटी और आईडीटी। कभी कभी कोई कोई टर्म में 5 मार्क्स का एक क्लियर कट डिफरेंस पूछा हुआ है, और तुमको यहीं पे दिक्कत आ जाएगा लिखने में। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर तुम लिखने बैठो, बोलो क्या पॉइंट्स आएगा लिखने में। सबसे पहला इंसिडेंस और इंपैक्ट वाला, इनकम टैक्स इंपोज किस पे हुआ? इनकम पे। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगा? ट्रांजैक्शंस, उसको अपने बोलते हैं कंजम्पशन, कंजम्पशन पर, कमोडिटीज पर। तो एक पॉइंट ये बना। नेक्स्ट,
इंपैक्ट, इंसिडेंस और बर्डन। इंपैक्ट, इंसिडेंस, बर्डन का अगर बात करें इनकम टैक्स, वो किस पे आ रहा है? एक ही इंसान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में? मतलब कंपनी टैक्स नहीं देता है क्या? क्या बोलते हैं? असेसी। अब वो असेसी में कुछ भी हो सकता है, कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, जो बोल लो सब हो सकते हैं। करेक्ट, असेसी एक ही है। जीएसटी में अगर बात करें तो इंसिडेंस मेरे ऊपर, लेकिन उसका बर्डन तुम्हारे ऊपर। इसमें हम लोग क्या टर्म्स देते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, वो सब टाइम टू टाइम आता रहेगा। बात समझ आया? तो जीएसटी के केस में, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में इंपैक्ट और इंसिडेंस किस पे है? एक ही इंसान पे, दो अलग अलग लोग पे? एक पे, दो अलग अलग लोग पे? इनकम टैक्स में एक में, इनडायरेक्ट टैक्स में दो अलग अलग लोगों पर है। तो यहां 2 पॉइंट हुआ। अब बोलो तीसरा पॉइंट क्या होगा? सही। देखो आरो पेज 1, सॉरी हम यहां मार्क कर दे रहे हैं, पीडीएफ दे देगा, बट ये सब ठीक है। इसको हम लोग अल्टीमेटली समरी में हम अभी नोट भी करेंगे। समरी में तुम्हारा एक ये चीज आएगा, तुम देख रहे हैं जहां क्वेश्चन पॉसिबल है वो सीधा अपने चले जाएगा समरी नोट्स में। क्लियर? और तब तुम देखिएगा वो समरी नोट्स को पढ़ने में 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मिनट भी नहीं लग रहा है, तब अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत जरूर है। 3-4 क्लास लगभग अपने क्यूमुलेटिव में देखे तो लग जाएगा समरी नोट्स लिखने में, बट इट इज ऑल वर्थ इट। जब वो लास्ट डे में तुमको एक एक मिनट भारी होगा ना, तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा। चलते फिरते में कभी लग रहा है जीएसटी नहीं हो रहा, एक बार समरी बुक पढ़ा, फील गुड फैक्टर आ जाएगा। 100 पन्ना में 50 मार्क है, तो जैसे ही तुम पेजेस फ्लिप होने चालू हुआ ना, वहीं पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये तो हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसी के लिए। तो इधर देखो, हम यहां मार्क करते चल रहे हैं, मार्किंग वो फिर हम क्लास के बाद में पीडीएफ तुमको अवेलेबल करवा देगा, कैसे मिलेगा वो सब बता देगा। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगा? पर्सन के इनकम पे, और वेल्थ पे भी लगता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वेल्थ टैक्स। लेकिन वो इंडिया में अभी के लिए नहीं है, इनकम टैक्स ही मार देता है इंसान का। तो वेल्थ टैक्स के लिए जगह नहीं बचता है फिर। करेक्ट, एमएमआर तुम देखे 43%, अभी उसके बाद छोड़े क्या हो तुम, उसमें भी तुमको वेल्थ टैक्स चाहिए। इनहेरिटेंस में तुमको फ्री में मिला भी तो है ना, तो देना भी चाहिए। तो इनहेरिटेंस टैक्स अगर यूएस में लगता है ना, तो उधर इनकम टैक्स भी कम है। दुबई में इनकम टैक्स है ही नहीं। नहीं है, नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, धीरे धीरे लाएगा, और वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लाएगा। तो हाँ, वो तो है ही। नहीं, इनकम टैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, सरचार्ज कम था, क्योंकि अल्टीमेटली वेल्थ टैक्स भी अंबानी अडानी ये लोग ज्यादा देंगे ना, तो सरचार्ज कम था, वेल्थ टैक्स था। अभी वेल्थ टैक्स हटा दिया, सरचार्ज बढ़ा दिया, तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये किस पे लगा? पर्सन के इनकम पे, और डायरेक्टली पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, कोई दिक्कत। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? जो कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन के ऊपर में लगेगा, और ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है ना। कैसे? बर्डन तुम लोग के से कलेक्ट किया जा रहा है, और पेमेंट मेरे थ्रू रूट हो रहा है। इनडायरेक्टली तुम पे कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं, थ्रू नहीं। मजा पक्का? पहला पॉइंट ये बेसिक मीनिंग। सेकंड, इंपैक्ट इंसिडेंस वाला, सेम पर्सन पे है, यहां पे डिफरेंट पर्सन पे, दो लोगों पर पड़ रहा है। थर्ड पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक देखो बेसिक एग्जांपल वाला पॉइंट है। क्या? डायरेक्ट टैक्स का 2 ही एग्जांपल है, और थर्ड को एग्जांपल है ही नहीं, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब हट गया, तो तुम्हारे लिए एक ही बचा, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर पढ़े, बहुत सारा एग्जांपल आ जाता है। जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, और कुछ बता सकता है? वैट, एक्साइज। एक्साइज में भी तुम देखो तो सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, जानना नहीं है फिर भी अपने जितना तुमको जीएसटी लॉ जानना है ना, हम लोग यहां सब कुछ कवर करेंगे। हम तुमको जीएसटी के पहले का भी स्ट्रक्चर जरूर बताएगा, कि इनकेस कहीं पे भी कोई रेफरेंस आ जाए तो तुमको ब्लैंक नहीं लगे कहीं पे भी। टोल टैक्स बिल्कुल सही, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स।
सेल टैक्स, पहले होता था एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, वैट, सीएसटी, सेल्स टैक्स, भाई तुम नाम लेते चलो टैक्स बनता चला जाएगा। लॉटरी टैक्स, लॉटरी उठा नहीं टैक्स तो तुमको लगेगा ही, लॉटरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, 1000 तरीके का टैक्स होता था। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे जब जीएसटी का बात करेंगे उस समय। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इनन्यूमरेबल एग्जांपल चल जाएगा, तुम्हारा मर्जी है तुमको जिस पे टैक्स लगाना है तुम लगा लो, लॉ बना के टैक्स लगा लो। क्लियर है, पक्का। अब इसमें दो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। ये शायद तुम सुने हुए तो जरूर होगे, क्या डायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या तुम पे और मेरे पे बराबर लगेगा? किस पे लगेगा? मेरे पे बहुत ज्यादा लगेगा, तुम्हारे ऊपर या तो नहीं अभी या बहुत मिनिमल अगर है भी तो, करेक्ट। और जैसे जैसे तुम ज्यादा इनकम कमाते चले जाओगे उतना ही अपना टैक्स का लायबिलिटी बढ़ता जाएगा। तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स अगर न्यू स्कीम का बात करें तो 5 लाख तक एग्जेम्प्ट, 7 लाख तक एग्जेम्प्ट, उसके बाद अपने ओल्ड स्कीम में तो न्यू स्कीम तुमको बताना पड़ेगा, न्यू स्कीम में 7 लाख तक एग्जेम्प्ट, ओके। हाँ मार्जिनल ले तो 2-2.5 छोड़ दो, छोड़ा हटाओ, जो भी। जैसे जैसे स्लैब्स ऊपर जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारा टैक्स रेट जा रहा है। अल्टीमेटली 15 लाख तक तुम्हारा स्लैब रेट चल रहा है। 15 लाख के बाद में वो बोला 30%, तो यानी 15 के ऊपर जितना भी जो कमाए सेम टैक्स, गलत। उसके ऊपर आएगा सरचार्ज। बोलो सरचार्ज का रेट क्या है? मैक्सिमम 25%, लेकिन 1 करोड़ पे ना शायद। हाँ ओल्ड में तो 30 होता मालूम ही है, न्यू वाले पे 2 करोड़ के ऊपर 25%। नहीं तो हम सोच रहे ओल्ड में क्यों है, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, छोड़ो। तो न्यू में 25% अपना मैक्सिमम सरचार्ज, वो भी 2 करोड़ के ऊपर, यानी 2 करोड़ के ऊपर अगर कोई जाएगा तो जाके उसको देखना पड़ेगा ना कितना टैक्स रेट, मतलब तब जाके वो बोलेगा ठीक है अब अपने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अप टू 2 करोड़ तो तुम्हारा इनकम के साथ टैक्स बढ़ता चला गया ना। हाँ तेरी इधर आओ ना, इधर देखो, एक बेसिक एग्जांपल से तुमको ये प्रूव करवाता है। ये तुमको बचपन का कार्टून कैरेक्टर याद है, रिची रिच? कोई है जो बिना देखे बड़ा हो गया? शिनचैन देखा होगा तुम, पक्का बोलो। हाँ क्यूट लगा था नहीं? डोरेमोन देखे? ठीक है, ऐसा नहीं था कि तुम्हारा बचपन काला ही था, देखे आधा चीज देख लिया बस। रिची रिच देख के तो यार अच्छा तो यही लगाया था बस, यहाँ इतना अमीर भी कोई हो सकता है, बाकी तो सब गरीब कार्टून लगता था। हाँ शून्य था, करेक्ट, उसमें तो था। ठीक है, तो अब इसमें तो क्लियर है ना, उधर अपना रिची रिच अमीर था और इधर एक छोटा अपना कंट्री का किसान, वो उतना ज्यादा अमीर नहीं है। तो लेट्स से बोलो रिची रिच का इनकम कितना होगा साल में? हद तेरी, इसको बोल सकते हैं क्या मंथली 1 करोड़ अगर इसका इनकम? कुछ नहीं, खानदानी रईस था ये। तो खानदानी रईस एसेट तो बना के गए होंगे ना, रेंटल इनकम, कुछ भी कैपिटल गेन इनकम होगा, कुछ तो भी होगा ना। ठीक है, ये अपना बाल तोड़ के बेच दे तो भी रुपये आ जाएगा इसको। ठीक है, तो इसका मंथली इनकम 1 करोड़। ठीक है, इस पे टैक्स चले जाएगा कितना? 30%। मंथली इनकम है ये, साल का इनकम 12 करोड़ चला गया ना वो हाईएस्ट में, तो माइनस 40%। सिंप्लीफाइड कितना बचा? 60 लाख बचा। इसको अपने क्या बोले? डिस्पोजेबल इनकम। ये था इनकम, करेक्ट। माइनस हुआ टैक्स, कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। तो बचा क्या अपना? डिस्पोजेबल इनकम। मतलब समझता है डिस्पोजेबल इनकम का? जो तुम डिस्पोज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। 60 लाख तुम यूज कर सकते हो, अब वो 60 लाख खर्चा करने जाएगा।
क्या खर्चा कर लेगा, वो तो बेचारा था भी अकेला, मतलब कोई थी नहीं ना, कितना खर्चा कर लेगा वो। बिस्किट का पैकेट तो उतना ही खाएगा ना जितना ही गरीब किसान भी खाता। अच्छा बैंडेड में कितना खा लेगा, ऐसे थोड़े सोना का चढ़ा सोना खाएगा, उसमें खाएगा तो बिस्किट ही ना, ठीक है पार्ले जी नहीं खाएगा, सनफीस्ट खा लेगा, या और तुम कोई महंगा बिस्किट बोल दो, वो अपने शेफ, क्या नाम था उसका, वो जो था स्मार्ट, हम लोग से अच्छा कपड़ा पहन के आता था, उसका शेफ टकलाइन था, टोपी इतना बड़ा लगा के रखा था, वो नहीं देखा तुमको? हाँ हाँ तुम संजीव कपूर का इज्जत बहुत बढ़ा दी है, वो उससे भी ज्यादा था, ठीक है, तब वो उसके हाथ का बना वो बिस्किट खा लेगा, उससे बेसी तो कुछ नहीं, अल्टीमेटली खाना तो वही खाएगा ना, क्लियर। तो अब इसका बात करते हैं, बोलो इसका मंथली इनकम कितना होगा ये किसान का? 10 में ज्यादा कम हो गया, ऐसा थोड़ी, 1 लाख ले सकते हैं, 1 लाख फेयर है, 10 लाख थोड़ा ज्यादा हो गया, और 10,000 थोड़ा, हाँ पर मंथ 1 लाख पर मंथ, यानी एनुअल इनकम 12 लाख। बोलो तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? 7 तक एग्जाम्प्ट, फिर 7 to 9 में कितना है? अरे रैंडम बताओ ना एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स, 5%, एवरेज में ले ले 10%, 10% लेके आगे बढ़ जाए तो इसको लगेगा 10% टैक्स, ठीक है। कितना आएगा, बचा कितना, क्या हुआ? ठीक है तो बस मतलब एक नंबर, चलो ठीक है, ओके 10 मिल गया तुमको, अभी आगे चले। तो यानी तुमको ये क्लियर दिखा क्या, इधर बर्डन पड़ा 40%, इधर बर्डन पड़ा 15%, दिस इज क्लियरली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इनकम। ऊपर वाले केस में इनकम ज्यादा था तो टैक्सेशन ज्यादा है, नीचे वाले केस में इनकम कम था तो इसका टैक्स लायबिलिटी कम है, चलेगा। इसका डिस्पोजेबल इनकम बचा 85,000। अब तुमको क्या लगता है खर्चा इन दोनों का कितना हुआ होगा, बोलो। ये 60 लाख का कितना खर्चा, जैसे पहले इसका बात करते हैं, 85,000 में इसका मंथली एक्सपेंस कितना होगा? 50,000 तो लग ही जाएगा ना, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिस्किट, खाना पीना सब कुछ मिला जुला के, कपड़ा, 50,000 पर मंथ इसका एक्सपेंसेस लग जाएगा। अब ऊपर वाले केस में बोलो कितना एक्सपेंसेस लगेगा, अगर वो कितना ही अच्छा डेली बाल कलर भी करा ले तो भी कितना लग जाएगा, बोलो 5 लाख रुपया, या चलो 6 लाख ले लेते हैं, 10%, उससे ज्यादा लगेगा क्या? एक दिन के लिए तो नहीं लगेगा, 6 लाख, करेक्ट। बोलो ऊपर में 10% खर्चा कर पाया, नीचे में कितना खर्चा किया? कुछ 60% टाइप्स, 60% वो खर्चा किया, समझ आ रहा है? तो अल्टीमेटली अगर तुम्हारा कमाई कम है, खर्चा तो उतना ही है ना, उस पर तुम क्या करेगा? ये बोलेगा नहीं हमको 3 बार का खाना नीचे 2 बार में मेरा काम चल जाएगा, वो बोलेगा नहीं हम अमीर है तो हम 4 बार खाना खाएंगे, क्या बोलेगा? वो तो मोटा मोटा सेम रहेगा ना, तुम्हारा डे टू डे एक्सपेंस तो नियर अबाउट सेम होगा, हाँ तुम लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन कर देगा, बट दैट इज अनदर थिंग। मोटा मोटा तुम्हारा उसका पिंच किसको ज्यादा रहेगा? जिसका इनकम कम है, पिंच उसको ही ज्यादा होगा ना, तो वहां पे 60% पिंच हुआ, और ऊपर वाले केस में जहां इनकम ज्यादा है वहां 10% ही पिंच हुआ, वो आराम से 54 लाख का सेविंग्स करता हुआ चला जाएगा, और इधर ये स्ट्रगल करके भी कितना सेविंग्स कर पाएगा? 35,000 पर मंथ। बात समझ आ रहा है? पक्का। तो इनडायरेक्ट टैक्स का पिंच किसको ज्यादा पड़ेगा? और रहा बात ये 50,000 और 6 लाख, कंजम्पशन हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का रेट तो दोनों को ही सेम लगेगा ना, रेट ऑफ टैक्स तो दोनों के लिए सेम होगा। अगर रिची रिच जाए बिस्किट का पैकेट खरीदने, क्या पान वाला बोलेगा आप अमीर हैं हमको ज्यादा टैक्स चाहिए, और किसान ने बोलेगा तुम तो वैसे ही गए हुए तुमसे क्या टैक्स ले? वो तो दोनों से ही बराबर टैक्स लेगा ना, क्योंकि वो टैक्स ले रहा है कमोडिटी पे, नॉट ऑन द इनकम। वो इंडिविजुअल को बेस नहीं कर रहा है, वो किस पे टैक्स ले रहा है? कमोडिटी पे। कोई भी खरीदे टैक्स तो उतना ही लगना है, राइट है? पक्का। तो इसीलिए उसका पिंच ज्यादा किसको पड़ेगा?
फार्मर को और कम पिंच रहेगा रिची रिच को। सिंपल हिसाब है। तो इस केस में हायर टैक्स बर्डन यहां पे आ रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स में कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड मालूम है? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे, हाँ बर्डन तो दोनों में ही है। हाँ पिंच, पिंच का ही बात कर रहे हैं। हाँ पिंच का ही बात कर रहे हैं। फील ज्यादा किसको होगा? वो किसान को ज्यादा होगा ना। रिचित में चल ठीक है ले ले जा। दोनों में सेम टैक्स तो सेम ही रहेगा, बट अगर अपने परसेंटेज का बात करें तो बर्डन ज्यादा पिंच किसको होगा? फार्मर को। करेक्ट। इसीलिए इनकम टैक्स वाले को अपने बोलते हैं प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा पिंच नहीं है, फाइन। इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव। इनकम कुछ भी हो, टैक्स तो तुमको देना पड़ेगा। भले ही अगर वो किसान के पास बिस्किट खरीदने का पैसा नहीं है, वो लोन लेके भी अगर कर रहा है तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। पर डायरेक्ट टैक्स की केस में ऐसा बात नहीं है। अगर वो इनकम नहीं कमा रहा है उसको छोड़ देंगे, लॉस हो रहा है तो नहीं लेंगे ना टैक्स। तुम पहले कमा ले, बात की अपने बैठे इधर टैक्स लेने के लिए। बात समझ आया? तो अब तुम बोलो लॉजिकली कौन सा टैक्स होना चाहिए, इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? लॉजिकल कौन सा है? लॉजिकल तो इनकम टैक्स है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तुम कमाओ और फिर टैक्स दो, दैट मेक्स सेंस। तुम अपने ऊपर ही लेके देख लो ना, कौन सा तुम कमाए कुछ भी। इनडायरेक्ट टैक्स का तो बर्डन चिप गया ना तुम्हारे ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में तो दोनों प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो रिग्रेसिव भी है और बर्डन चले जा रहा है कंज्यूमर के ऊपर में। तो इनकम टैक्स इज लॉजिकली द राइट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, लेकिन हर एक कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स इज द मेन सिस्टम ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि इनकम तो बहुत कम लोग कमाएंगे ना, तो एज अ पोर्शन ऑफ टैक्स गवर्नमेंट के नजरिए से इनकम टैक्स बहुत छोटा हो जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स तो लोग खर्चा तो नहीं करेंगे, खर्चा करना बंद कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो वो खर्चा तो करेंगे ही। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स का बड़ा वेटेज आ जाता है, क्योंकि कंट्री चलाने में इनडायरेक्ट टैक्स ये जो काम आता है। इसलिए तुम देखो दुबई, इनकम टैक्स नहीं है बट इनडायरेक्ट टैक्स है। वो 5-6% का इनडायरेक्ट टैक्स वो लगाता है कंजम्पशन पे। बात समझ आया? लोएस्ट रेट 0, वैसे लोएस्ट रेट 1%। 1% वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग कॉम्पोजिट स्कीम पढ़ेंगे, उस समय देखिएगा 1% भी है और उसके बाद 3% है गोल्ड में। हाँ मतलब अगर तुम रेट ऑफ टैक्स का वैसे बात करो तो 5, 12, 18 वो तो स्टैंड 5, 12, 18, 28 वो मैक्सिमम कमोडिटीज का तो ये रेट ऑफ टैक्स है। बट अगर अब तुम बोला मिनिमम क्या है 1%, उसके बाद 3% का भी है। जैसे तुम अगर डायमंड खरीदने जाएगा, डायमंड का होता है ना चमकता हुआ डायमंड, सिर्फ अगर रॉ डायमंड खरीदेगा दैट इज 1%। 1% में तुम्हारा टैक्स काम हो जाएगा। अगर तुम गोल्ड ज्वेलरी वगैरह खरीदना, गोल्ड खरीदो, उसमें 3% टैक्स है, क्योंकि वो सेविंग्स है ना। ज्वेलरी खरीदना मतलब क्या, तुम सेविंग्स कर रहे हो, तो उसको अगर वो टैक्स कर देगा तो गलत चीज है ना। तुम सिगरेट को टैक्स करो, अंडरस्टैंडेबल, तुम ज्वेलरी को तो नहीं टैक्स कर सकते, समझा? पक्का? तो ऐसा सिस्टम चलता है। बट अगेन तुम लोग रेट समझ लिया, ठीक है, अपने भी रेट्स का डिस्कशन कर लेंगे। बट कोई भी रेट तुम याद मत करना, वो पेपर पे लिख के देता है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर एनी रेट्स। वो एग्जाम में लिख के देंगे तुमको, जो सम में रेट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड होगा ना, वो नीचे लिख के देंगे द रेट ऑफ टैक्स इज सो एंड सो। अगर नहीं दिया मतलब तुमको टैक्स नहीं निकालना है। इनकम टैक्स में यू हैव टू रिमेंबर द रेट्स ऑफ टैक्स। उसमें तुम याद रखो, जीएसटी में तुमको एक भी रेट ऑफ टैक्स याद नहीं करना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग रेट हो जाता है और उसमें भी अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे तुमको डायमंड और गोल्ड दोनों ज्वेलरी है, बट डायमंड का अगर बात करें तो अलग है, गोल्ड का बात करें तो अलग है। उसमें अगर और तुम देखिएगा कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें अगर अपने गाड़ी में चले जाए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब गाड़ी के साइज पे है, हैचबैक में अगर तुम जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स बदल जा रहा है, अगर तुम एसयूवी सेडान में चले जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स बदल जा रहा है। तो इसीलिए तुम वो कॉम्प्लेक्सिटी तुमको अवॉइड किया है कि ठीक है तुम पहले ही लॉ कर लो, वही काफी है। समझा? क्लियर है? तो ये अपना
ये एग्जाम्पल जो समझ गया ना, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या है? 100%। फार्मर इनकम पे तो नहीं आएगा टैक्स। अरे भाई मतलब एग्जाम्पल, वो एग्रीकल्चरल इनकम है ना, हम ये थोड़ी बोले एग्रीकल्चर खेती से रुपया कमाया, कैसे भी कमा सकता है, हो सकता है ये हाउस प्रॉपर्टी से कमाया, तब हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकता है ना इसका। ये बुढ़ा किसान देखो, ठीक है जो भी है, तुम भावनाओं पर जाओ। हाँ चलो डन, समझ गया, पक्का, एग्जाम्पल क्लियर है 100%। ये रहा देखो, इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव। इनकम बढ़े या इनकम कम हो सिमिलर टैक्स होगा, और डायरेक्ट टैक्स में तुम देखो इनकम बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है, ये टैक्स नीचे आना चाहिए, टैक्स घट रहा है। बात क्लियर है 100%। एंड एक और चीज इस केस में बात करते हैं, बताना क्या होगा। एक केस में हम डायरेक्ट टैक्स का रेट ऑफ टैक्स बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स का रेट ऑफ टैक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम वो इनडायरेक्ट टैक्स का रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ा रहा है, तो बोलो कौन सा अच्छा कौन सा खराब, क्या इंपैक्ट आएगा, सोच के बोलो। इसका भी कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा ना। करेक्ट, सही बोला। इफेक्टिवली अगर तुमको बोले सटीक लैंग्वेज में, इनकम टैक्स का रेट अगर बढ़ता है उसका डायरेक्ट पिंच है अपने ऊपर, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर देखो, सपोज करो ये रेट ऑफ टैक्स 40 की जगह 50% हो जाता है, अब बोलो डिस्पोजेबल इनकम सीधा 10 लाख ड्रॉप हो गया, जितने से वो टैक्स बढ़ाया उतना मेरा डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया ना। अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हुआ यानी हम खर्चा, अब ये जो 6 लाख का खर्चा था क्या हम सेम करेगा, ट्राई करेगा ना थोड़ा सा कम करने का जितना हो पाए। 5 लाख जो आलीशान एक्सपेंसेस थे वो ट्राई करेंगे अपने कम करने का, 5 लाख पे खर्चा लेकर आएंगे। तो यानी इसके कारण क्या मेरा स्पेंडिंग कम हुआ, ये 6 लाख था 5 लाख हुआ, ये तो एक जन का हुआ ना, ऐसा सब करेंगे। अब जब सब लोग करेंगे तो स्पेंडिंग कम होगा, स्पेंडिंग कम होगा यानी खर्चा कम हो रहा है। डिमांड सप्लाई तुम पढ़ के आए हो, अगर डिमांड सप्लाई का बात करें तो डिमांड कम होगा क्योंकि लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी डिमांड कम होगा, सप्लाई बीइंग कांस्टेंट, सप्लाई तो सेम ही रह गया। सपोज सप्लाई सेम डिमांड कम, क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बात समझ आया? तो इस तरह से वो इन्फ्लेशन को भी रेगुलेट करते हैं। अगर तुमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तुम डायरेक्ट टैक्स का रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि लोग खर्चा करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। हाँ तभी तो इन्फ्लेशन कम हुआ ना, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब क्या, इकोनॉमी में एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है। तो अभी लास्ट ईयर का इंपैक्ट, अभी तक आरबीआई का पॉलिसी तुम देखो, रेपो रेट हाईएस्ट पे चल रहा है 6.5, दैट इज द हाईएस्ट विच रेपो रेट कैन गो, क्योंकि लास्ट ईयर इतना जबरदस्त इन्फ्लेशन था, कोविड का आफ्टर इफेक्ट अभी तक चले जा रहे हैं, समझा ना। अभी आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्स का तुम समझा ना, डायरेक्ट टैक्स अगर रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, उससे कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। इधर देखो, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। कब, टैक्स रेट अगर हम लोग इंक्रीज करें इसके वजह से क्या होगा, प्राइस कम होगा, क्यों, बिकॉज डिमांड कम हुआ, तो देयरफॉर क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ओवरऑल यही तो स्कीम ऑफ थिंग्स होगा ना। हाँ ऑब्वियसली तुम ऐसे थोड़ी कह 2 पीस ब्रेड, नहीं अभी खर्चा बहुत हो 1 पीस ब्रेड ही खाओ, नेसेसिटी तो सेम ही रहेगा। ऑब्वियसली वो तुम एक्सपेंसेस जब कम करेगा तो तुम लग्जरी वाले को ही काटोगे।
करेक्ट। जैसे ऑन द अदर हैंड अगर बात करें ये किसान का, तो वो बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। अगर उसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ गया ना, तो फिर भी उसका खर्चा तो 85,000 ही रह जाएगा ना, सॉरी खर्चा 50,000 ही रह जाएगा ना। वो चाह के भी 48, 47 तक ला पाएगा, क्योंकि वो कोई आलिशान खर्चा वैसे भी नहीं कर रहा था, वो तो नेसेसिटी एक्सपेंसेस ही था। बात समझ आया? पक्का 100%। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्स का बात करो, अगर इनडायरेक्ट टैक्स का रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा बोलो? क्लियर कट है। अगर एक 5 रुपए का बिस्किट है, लेट से ये वाला एग्जांपल ले लो ना, 5,900 स्ट्रेट फॉरवर्ड 18% टैक्स रेट था इस पे। अगर ये 18% को कल वो 20 कर दे, सिंपल 20% कर दे, अगर वो 18 से क्या किया 20% कर दिया, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? ये 900 रुपए की जगह तुम्हारे ऊपर अब बर्डन कितना पड़ जाएगा? 1000 का, 5000 का 20%, तो ये 6000 रुपए का, जो भी ये 6000 का बर्डन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, जो पहले 5900 में काम हो जा रहा था। करेक्ट। तो यानी बर्डन तुम्हारे ऊपर बढ़ा ना, क्लियर कट। तो जीएसटी में बड़ा सिंपल है, अगर तुम रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिए तुम्हारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट कोरिलेशन है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्टली वो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम कम हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड कम हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्लियर कट कोरिलेशन है, तुम टैक्स बढ़ाओ उधर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा गुड्स का, कि कोई प्रॉफिट तो अपना कम नहीं करेगा ना। हाँ स्पेंडिंग कम होगा बट इन्फ्लेशन तो आ ही गया। हाँ मतलब वो फिर वो बैलेंसिंग फैक्टर सेकंड ऑर्डर पे चले जाएगा। बट एक बार का अगर तुम बात करो, करेक्ट, इसीलिए सही बोला ना, लग्जरी अगर तुम इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, अब जैसे एजुकेशन में बढ़ाए, तो तुम क्या बोलो 2% टैक्स बढ़ गया, अभी तो सीएससी हमें नहीं कर सकते, बहुत खर्चा है, क्या करेगा? ट्यूशन तो लेना ही पड़ेगा, वो तो तुम कंज्यूम करोगे। हाँ लेट से अगर तुम, और जो तुम्हारा थोड़ा लग्जरी एक्सपेंसेस होता था, लेट से तुम एक महीना में 3 बार बाहर घूमने जाते थे, तो अब वो तुम क्या कर देगा 2 बार चले जाएगा। ये महंगाई बढ़ा है, एक बार के लिए भाई रुकना पड़ेगा। समझ आ रहा है? नहीं, इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में वैसे भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा काम कर जाता है। ये जो हम लोग पढ़े ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो तब आएगा जब आरबीआई फेल हो जाए अपना काम करने से। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हमेशा इन्फ्लेशन में सेकंड ऑर्डर में काम करता है, पहला ऑर्डर तो मॉनेटरी पॉलिसी का ही रहेगा। और इंडिया में आज तक मॉनेटरी पॉलिसी से काम हो गया। ये सब नॉर्मली यूएस में काम करता है, जहां मॉनेटरी पॉलिसी भी फेल कर जाता है इन्फ्लेशन को चेंज करने में। बात समझ आया? और इसीलिए अब तुम देखो गवर्नमेंट ना कभी भी कोई लग्जरी गुड्स में टैक्स बढ़ाएगा नहीं। अगर वो बढ़ाएगा तो उसके इंडस्ट्री ओनर्स चिढ़ जाएंगे, तो वो हमेशा लग्जरी गुड्स में टैक्स या तो कम करेगा, या कहीं कम करेगा कहीं बढ़ाएगा, बैलेंसिंग करेगा वो कुछ काम, तो वो टैक्स बढ़ाएगा किधर फिर? नेसेसिटी में, नेसेसिटी बहुत सारा चीज आ जाता है। दाल चावल में क्या वो टैक्स रेट बढ़ा देगा? सोच के देखो, तुम एसी और गाड़ी पे नहीं बढ़ा रहे, तुम दाल चावल पे बढ़ा रहे हो, जो इंडिया में हर एक जन कंज्यूम करेगा, वो नेसेसिटी पे नहीं बढ़ाएगा। अब नेसेसिटी तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो जाता है, देखो खाना, पानी, दवा, दारू, सब नेसेसिटी के कैटेगरी में आ जाता है। तो वो खाना और पानी को नहीं छेड़ेगा कभी कभी, कभी भी। वो किसको छेड़ेगा हमेशा? दवा और दारू को, यानी ड्रग्स एंड अल्कोहल, साथ में टोबैको एंड पेट्रोल। इफेक्टिवली बोले तो सिन गुड्स, इफेक्टिवली बोले तो सिन गुड्स, पाप वाले
गुड्स, पदार्थ, या वैसे बोला जाए तो नशीले पदार्थ। एक्सेप्टिंग पेट्रोल, उससे भी लोग कर लेते हैं मैनेज, है ना, पक्का, उससे भी लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इफेक्टिवली बोले तो नशीले पदार्थ सही है। सिन गुड्स, सिन गुड्स में 4 गुड्स आ जाता है, क्या क्या? दवा दारू यानी ड्रग्स एंड अल्कोहल, और दूसरा 2 टोबैको एंड पेट्रोल, सही है। ये 4 गुड्स सिन गुड्स होता है। कुछ भी होगा ना, कहीं भी अगर टैक्स फॉल हो रहा है, बढ़ा दो इन चारों में से कहीं पे टैक्स, हो गया कॉम्पेंसेट। और यहां पे टैक्स तुम बढ़ा दो, लाइन भी बढ़ेगा। इधर तुम टैक्स बढ़ाओ, लाइन, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत। कोई अगर चेन स्मोकर है, दिन में 2 सिगरेट, तुम रिलेट कर लोगे, दिन में 2 सिगरेट अगर तुम कंज्यूम करते हो, कौन सा टैक्स रेट बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? तुम बाकी खर्चा बंद कर देगा, इधर तो वही जाएगा ना, समझा? पक्का पक्का। तो ये था तुम्हारा ओवरऑल। इधर देखो, तो डायरेक्ट टैक्स में अपने देखे अगर रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन, बोलते हो चल, ऐसे नहीं होगा, फिर बोलते हो चलना होगा। डायरेक्ट टैक्स अगर रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इनडायरेक्टली जो हम लोग देखे, इनडायरेक्ट टैक्स में रेट ऑफ टैक्स बढ़ाते क्या हुआ, इन्फ्लेशन तुरंत आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन्फ्लेशन। बट अगर ये हर गुड में करने लगा तो गड़बड़ है। तो वो किस गुड्स में करेगा? ओनली सिन गुड्स या हार्मफुल गुड्स, वहां पे करेगा, और उसको भी बोलेगा समाज सेवा, सोशल वेलफेयर, बोल सकता है ना, करेक्ट। और WHO रेकमेंड करता है सिगरेट पे होना चाहिए 75% टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 75% होना चाहिए। जो जो भी फॉर्म में तुमको कलेक्ट करना कर लो, 75% ऑफ द प्राइस टैक्स होना चाहिए। इंडिया अभी भी 50 पे चल रहा है, 50% टैक्सेस है, देयर इज स्टिल 25% मार्जिन की वो टैक्स रेट्स बढ़ा सके। वो इन सब चीज के लिए रिजर्व किया जा रहा है। कभी भी कहीं शॉर्टफॉल आएगा तो वो इन चारों में से कोई एक गुड्स को लेगा और टारगेट करना चालू कर देगा। करेक्ट है, क्लियर है 100%? कहीं कोई दिक्कत, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? और ये 4 चीज पे जो अपना टैक्सेस है ना, वो तुमको याद भी करना पड़ेगा। कौन सा 4 सिन गुड्स? दवा दारू, पेट्रोल और टोबैको। इसका टैक्सेशन थोड़ा अलग चलता है, वो अपने को याद करना, बट डोंट वरी, वो हम याद करवाएगा। यहां तक कंफर्ट है? और लास्ट एक आता है टैक्स इवेशन वाला पॉइंट। 4 पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से रिपीट करो, बोलो 4 पॉइंट। DTI पहला पॉइंट, मीनिंग हुआ। मीनिंग में क्या बोल रहा है? इनकम पे टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन पे लगेगा। सेकेंड पॉइंट, इंपैक्ट इंसिडेंस, सेम पर्सन है, इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट पर्सन, फाइन। एक पॉइंट एग्जाम्पल का आ जाएगा, सिंपल। फिर एक प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। लास्ट इन्फ्लेशन वाला पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स में रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन अगेन इट इज गुड फॉर सिन गुड्स, सिन गुड्स है तो वहां उस केस में बढ़िया है। और लास्ट एक पॉइंट आ जाता है, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन पॉसिबल है। क्यों? वहां हम लोग बोले ना, इंपैक्ट और इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन। क्या मेरे को किसी से पूछना है? अपनी कम करते नहीं, हाँ बस बता रहे तुमको। क्या मेरे को किसी से कंसल्ट करना है टैक्स बचाने के लिए? नहीं। किसी से कंसल्ट करना है? नहीं। अगर मेरे को आता है, कर सकते अपने ये काम, टैक्स कम करना, बट अपने करते नहीं है, ठीक है। तो क्या मेरे को किसी और का हेल्प चाहिए ये काम करने के लिए? नहीं। करेक्ट। बट इनडायरेक्ट टैक्स में अगर तुम बोलेगा हम तुमको GST पे नहीं करना है, क्या वो तुम्हारे इच्छा अनुसार हो सकता है? नहीं। तुम बोलेगा नहीं हमको तो 5,000 ही देना, बाकी आप देखिए, क्या वो पॉसिबल है? अकेले तुम्हारे बदौलत नहीं। हाँ, वो कब पॉसिबल है? अगर तुम मेरे को आके अलग से बोलो कि थोड़ा देखिए GST नहीं देना है, तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा? बिना इनवॉइस कलेक्ट किए, कहीं कच्चा में कोई हिसाब विसाब करके तुमसे सिर्फ कैश में 5,000 ले ले, तो उधर चोर को दिखे ही नहीं क्या हुआ। ऐसे वो चोर अभी भी याद है ना, ऑरेंज कलर वाला, कलर कोडिंग सही है? अरे मतलब तुम समझ गया ना? चलो आगे चलो, नहीं समझा कोई बात नहीं। तो इधर देखो क्या बोल रहा था, अभी थोड़ा खतरा आ गया ना,
हाँ, तो टैक्स इवेजन इस केस में तुमको मेरे को आके बोलना पड़ेगा इनवॉइस मत लगाइए, मत लीजिए। फिर 5,000 तुम मेरे को अंडर द ओवर द टेबल तुम, बट ऑफ बुक्स में इसका कोई एंट्री नहीं हो सकता। तुम 5,000 मेरे को, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कच्चे में तुम पैसे दे दोगे और वो मेरे जेब में चल जाएगा, किसी को पता नहीं चला। दैट इज दी ओनली वे तुम इनडायरेक्ट टैक्स बचा सकते हो। लेकिन उसमें भी तुम अकेले बचा पाए क्या? तुम अकेले बचा पाएगे? अच्छा, अकेले तुम नहीं बचा सकते, यू हैव टू टेक माई हेल्प। यानी रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों मिलके टैक्स इवेड कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स में एक अकेला आदमी कर सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या इम्पॉसिबल है टैक्स इवेड करना? इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली डिफिकल्ट जरूर है। क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू पीपल। समझा? सिंस इट इन्वॉल्व्स बोथ बायर एंड सेलर। बात समझ आया? बाप रे रोशनी, नाम नहीं लेने का, हम लोग कलर कोडिंग में बात करते हैं। समझ गया ना? अरे बोलो ना, पक्का। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का क्लियर कट एक क्वेश्चन बन सकता है। और जब ये क्वेश्चन बनता है ना, लोग एक्चुअली उलझुल चीज लिखते हैं, ये प्रोग्रेसिव रिग्रेस, तुमको उस समय स्ट्राइक ही नहीं करेगा कुछ अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं होगा। सिंपल सा चीज था, बट ये आगे जाके ना बहुत काम आता है, क्योंकि हम लोग इतना सारा एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू कर लिए। यहां तक कंफर्ट है? कहीं कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? लाइफ इज इजी? पक्का 100%? तो आज के लिए हम लोग यहीं तक इसको रोक देते। बहुत पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास सबसे पहले इसको हम समरी नोट्स में लिखवा देगा, ताकि तुमको भी एक आइडिया लगेगा किस तरह से हम लोग समरी नोट्स मेंटेन करेंगे। तुम देखिएगा 2 मिनट में कॉन्सेप्ट सब रिवाइज होगा। पढ़ने में लिया एक क्लास, लेकिन रिवाइज करने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। उसके बाद हम लोग आगे चले जाएंगे आगे का कॉन्सेप्ट में। अभी चलेगा ये 4 से 5 क्लास अपना बेसिक्स ही चलेगा, लेकिन ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सारा टर्म्स में। ये इंपैक्ट इंसिडेंस तुम आज जो पढ़ा ना, तुम देखिएगा इफेक्टिवली तुमको हर क्लास में इसका रेफरेंस लग रहा है। और जब तक वो जर्नल एंट्री क्लियर नहीं होता, तब तक तुम देखता हर जगह तुमको प्रॉब्लम हो रहा है कि अरे ये आया गया कहां, वो फ्लो क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए शुरू का 4-5 क्लासेस पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चलेगा, और आगे तुम देखिएगा कितना स्मूथली ये लॉ निकलता चला जाएगा। फिर बस समझना, लर्न करना, समझना, लर्न करना, ऐसा ही चलता रहेगा। डन 100%? कहीं पे भी कोई डिस्कंफर्ट? लाइफ इज इजी? पक्का? तो चलो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास तुम 2 नोटबुक्स मेंटेन करना, 2 नोटबुक्स लेके आना, और नेक्स्ट वीक के अंदर में तुमको ये बुक भी मिल जाएगा, मेन जो अपना मॉड्यूल है, और साथ में क्वेश्चन बुक भी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक चैप्टर रैप होगा, इनफैक्ट एक चैप्टर भी नहीं, सपोज आज का क्लास एंड हुआ, तो आज के कॉन्सेप्ट से जो भी रिलेटेड अपना क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट कवर हुआ, उसी का क्वेश्चन हम तुमको मार्क करवा देगा। तुम ट्राई करोगे पहले, और नेक्स्ट क्लास अपने वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या साथ साथ अपना क्वेश्चन बैंक कवर हो जाएगा, वो लास्ट के लिए फिर बर्डन नहीं रहेगा कहीं पे भी। डन 100%? लाइफ इज इजी? चलो ओके बाय।